मरीज की हालत बहुत खराब है, आप इन्हें किसी बड़े अस्पताल में ले जाइए। नर्स ने नेहा को खबरदार किया था। वह रिसेप्शन पर आई थी और कहने लगी, जो पैसे जमा करवाए हैं वह वापस दे दीजिए, मैं अपने मरीज को दूसरे अस्पताल में लेकर जा रही हूँ। मैडम, वह पैसे तो अब नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारे हॉस्पिटल का नियम है, जो एडवांस में पैसे जमा होते हैं वो हम वापस नहीं देते। क्यों वापसी नहीं देते? यह लैपटॉप उठाकर मैं जमीन पर फेंक दूंगी, सारे पैसे वापस दीजिए। पूरे 20,000 जमा करवाए थे मेन रिसेप्शन पर। नेहा गुस्से में बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसे गुस्से से देखा और कहने लगी, क्या आप पहली बार हॉस्पिटल में आई हैं? ये सारे हॉस्पिटल का नियम है कि वो पैसे वापस नहीं दिए जाते जो एडवांस में जमा करते हैं। आप अपने मरीज को यहाँ से लेकर जा सकती हैं, मैं पर्चा बना देता हूँ। अगर आपने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं हंगामा कर दूंगी, जल्दी वापस दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए, एक मरीज अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा और ऊपर से कह रहे हैं कि हमारे पैसे भी वापस नहीं देंगे। नेहा ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। थोड़ी ही दूर पर खड़े हुए मैंने पलटकर उसे लड़की को देखा था। मैं आज इस अस्पताल में डोनेशन देने आया था। मैं हैरान था कि आखिर क्या मसला है। तभी मैं चलता हुआ उसके पास आकर खड़ा हो गया। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की भी थोड़ी डर गई थी। मैं बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून था। मैं हर महीने इस अस्पताल में अच्छा खासा डोनेशन जमा करवाता था। मैं आज इस हंगामा पर हैरान हो गया था। मैंने उस लड़की से पूछा, लड़की क्या मसला है, तुम्हारे साथ क्यों चिल्ला रही हो? उसने कहा, देखिए सर, यहाँ मेरा दोस्त है, उसके बच्चे होने वाला है। पहले से 9 महीने तक इनके हॉस्पिटल में लेडी डॉक्टर उसका चेकअप करती रही और अब जब डिलीवरी होने वाली है उसकी हालत बहुत ही खतरे में है, तो ये कह रहे हैं कि हम उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में लेकर जाएं, जबकि हमारे जमा किए हुए पैसे भी वापस नहीं कर रहे। मैं जानती हूँ मेरे दोस्त ने कैसे एक एक रुपया जमा किया था अपनी पत्नी की डिलीवरी के लिए। नेहा मुझे सारा मामला बता रही थी। तभी मैंने रिसेप्शन पर खड़ी लड़की को घूर कर देखा था और अपने साथ खड़े हॉस्पिटल के चेयरमैन को भी, जो बड़ी ढिठाई से वहां पर मौजूद था। मैंने कहा, अगर आपके हॉस्पिटल का ये रूल है तो मैं कभी भी अपना डोनेशन यहाँ पर नहीं भेजूंगा मिस्टर अनिल। अभी और यही वक्त है, लड़की के पैसे वापस कीजिए जो इन्हें जमा करवाए थे। मेरे एक इशारे पर अस्पताल का मामला ठीक हो गया था। नेहा को 20,000 की रकम उसके हाथ में थमाई, जिसे लेकर वह फौरन ही दौड़ी थी। उसे अपनी दोस्त की जिंदगी अजीज थी जो दर्द में तड़प रही थी, लेकिन दूसरे अस्पताल में लेकर जाने के लिए जरूरी था कि उसके हाथ में कुछ पैसे हों। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। मेरा दिल बुरी तरह खराब हो गया था कि कैसे अस्पताल वाले गरीब मरीजों को लूट रहे हैं। तभी मेरा फोन बजने लगा। अभी मैं फोन कान से लगाकर हेलो कहने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर स्ट्रेचर पर लेटी लड़की पर पड़ी थी। वो लड़की बुरी तरह दर्द से तड़प रही थी। उस लड़की का रंग पिला पड़ गया था, लेकिन मैं यह चेहरा लाखों में भी पहचान सकता था। मुझे ऐसा लगा जैसे अचानक ही मेरी जान हथेली में आ गई हो। वो लड़की जिसकी तलाश में मैंने सड़कों की खाक छानी थी, कितनी मिन्नतें प्रार्थनाएं की थी, लेकिन आज वह स्ट्रेचर पर पड़ी हुई मिलेगी, वह भी इस कदर बुरी हालत में। जब उसकी हालत इतनी खराब थी, पहले तो मुझे वहम हुआ था, लेकिन जब उसकी दोस्त ने उसका नाम लिया, आर्या, हिम्मत रखो, हौसला करो, बस हम थोड़ी ही देर में अस्पताल पहुंच जाएंगे, फिर तुम्हारी सारी तकलीफ, सारे दर्द खत्म हो जाएंगे। वो अपनी दोस्त के सर पर हाथ फेरते तसल्ली दे रही थी, जबकि आर्या की बहुत खराब हालत थी, उसे एम्बुलेंस में डाला जा रहा था। मैं पागलों की तरह भागा था और दर्द से तड़पती लड़की को अपने बाजुओं में उठा लिया। मैं फौरन ही अपनी गाड़ी की तरफ भागा था। मैंने नेहा को भी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। जब नेहा चिल्ला रही थी, सर यह क्या कर रहे हैं, आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मेरी दोस्त को? मैंने कहा, तुम्हारी दोस्त मेरी जान है, मेरी जिंदगी है, अगर आज इससे कुछ हो गया तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी ही जान ले लूंगा। मैं बहुत तेजी से गाड़ी सड़कों पर दौड़ा रहा था। नेहा हैरान थी, जबकि आर्या बेहोश थी, उसे कुछ होश नहीं था कि वो कहाँ पर है। तकलीफ ही इस कदर थी कि वह अपने आप को बहुत दर्द में महसूस कर रही थी, लेकिन अपने दर्द को दबाए अभी भी उसने अपनी चीखों का गला घोट रखा था। सिर्फ 10 मिनट बाद ही गाड़ी शहर के सबसे महंगे और बड़े अस्पताल के सामने खड़ी थी, जहां मुझे देखकर अस्पताल के लोग फौरन ही ट्रीटमेंट में लग चुके थे। डॉक्टर, इमरजेंसी है, मैं पागलों की तरह चिल्लाया था। स्टाफ ने फौरन ही आर्या को ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया था, क्योंकि उसकी हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी। नेहा हैरानी से उस वक्त मुझे देख रही थी, जो बच्चों की तरह फूट फूट कर रो रहा था। मैंने कहा, डॉक्टर कुछ भी करिए, आपको इसे बचाना है, जमीन आसमान एक कर दीजिए, लेकिन मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। नेहा की आंखें हैरानी से फटी रह गई। पत्नी? तो क्या ये आर्या की पति है? वो हैरानी से मुझे देखे जा रही थी। नेहा के अंदाज में बड़ी बेकरारी थी। वह सोच रही थी कि आर्या तो कहती थी कि अगर समीर कभी उसके सामने गया तो आर्या को बहुत बेइज्जत करेगा, उसे अपनाने से इनकार कर देगा, लेकिन ये तो आर्या की जिंदगी के लिए प्रार्थनाएं कर रहा था, कि बच्चों की तरह रो रहा था। आखिर ये सारा मामला क्या है? नेहा भी आर्या की जिंदगी के लिए बहुत प्रार्थना कर रही थी। कुछ ही देर बाद मेरा फोन बजने लगा। मैंने कहा, वो मिल गई है मम्मी, लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं है, बहुत बुरी हालत में है।
बस आप प्रार्थना करना कि मेरी आर्या को कुछ ना हो। मैं फोन पर अपनी मम्मी को बता रहा था। नेहा ने एक गहरी सांस ली थी। तभी ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर बाहर आई थी। मिस्टर समीर, आपकी पत्नी की हालत ठीक नहीं है। बीपी एकदम शूट कर गया है। माँ या बच्चे में से सिर्फ एक को ही बचा पाएंगे हम। आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। मेरी पत्नी को बचाएं। मेरी पत्नी को बचाने की कोशिश करें। डॉक्टर, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने फौरन पेपर साइन कर दिए थे। नेहा का भी दिल डूब रहा था। हे ऊपर वाले, आर्या और उसके बच्चे को जिंदगी देना, दोनों की रक्षा करना। नेहा ने प्रार्थना की थी और फिर अफसोस भरी नजरों से देखते हुए मुझे कहने लगी, अगर उसकी इतनी ही फिक्र थी, इतनी ही मोहब्बत करते थे तो क्यों इतने समय से उसे इतनी तकलीफ, इतना दर्द दिया कि वह आज इस हाल तक पहुंच गई। मैं खामोश था। गुजरे दिनों की तकलीफ एक बार फिर से मेरी आंखों में दर्द बनकर बह रही थी। थोड़ी ही देर बाद मम्मी, साक्षी, दादी और डैडी सब हॉस्पिटल पहुंच गए थे। कैसी है आर्या? वह ठीक तो है ना? मम्मी, वो प्रेग्नेंट थी। कैसे गुजरे होंगे उसने ये दिन अकेले? कितनी मम्मी, वो प्रेग्नेंट थी। कैसे गुजरे होंगे उसने ये दिन अकेले? कितनी परेशानी उठाई होगी। अभी भी वह तकलीफ में है। उसकी हालत ठीक नहीं है। मैं मम्मी के गले से लगकर बच्चों की तरह रो रहा था। दादी और मम्मी उसकी जिंदगी की प्रार्थनाएं कर रही थी। मेरी बहन साक्षी भी मेरी हालत देखकर परेशानी से रो रही थी। नेहा हैरान थी आर्या के लिए हम सब की इतनी मोहब्बत देखकर। कल तक जो लड़की अपनी डिलीवरी के लिए एक एक पैसा जमा कर रही थी, और आज मेहता खानदान, जो इस शहर का सबसे बड़ा रईस खानदान था, आर्या उस खानदान की बहू थी। और आर्या पर पानी की तरह पैसा बहा रहे थे। शहर के बड़े बड़े डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे थे। फिर 1 घंटे बाद ही ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। बधाई हो मिस्टर समीर, आपके यहाँ बेटा हुआ है। लेकिन आपकी पत्नी की हालत अभी भी खतरे में है। उन्हें आईसीयू में रखा गया है। अगले 24 घंटे उनके लिए बहुत जरूरी है। दादी और मम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन मुझे जरा सी भी खुशी नहीं हुई थी। मुझे सिर्फ फिक्र थी तो आर्या की जिंदगी की। डैडी ने मुझे हौसला दिया था कि क्या बच्चों की तरह रो रहे हो, कुछ नहीं होगा, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अस्पताल के अच्छे डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद जब डॉक्टर ने बच्चा मेरे हाथों में दिया तो मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने मम्मी को इशारा किया। मम्मी ने फौरन उस नन्हे शहजादे को अपनी गोद में भर लिया। मैंने अपने कदम आईसीयू की तरफ बढ़ाए थे, क्योंकि शीशे के उस पार लेटी हुई मेरी जिंदगी की धड़कनें अभी चल रही थी। मैं उसकी जिंदगी की प्रार्थना कर रहा था, जबकि मुझे अच्छी तरह याद था कि पहले मैं उसके साथ क्या कर चुका था। किसी खूबसूरत बहार के झोंके की तरह आर्या ने मेरी जिंदगी में कदम रखा था। लेकिन फिर एक गलतफहमी, एक साजिश ने सब कुछ खत्म कर दिया। उस मासूम को मैंने किस कदर बेइज्जत करके अपने घर से निकाला था। अतीत की दर्द भरी यादें मुझे फिर से तकलीफ में घेर रही थी। एक एक करके मुझे सारी बातें याद आ रही थी। मैं नहीं जानता था कि तुम मेरे अलावा भी कई लोगों के साथ रिलेशन में रह चुकी हो। अपनी बेपसी और मासूमियत का ढोंग रचा रखा है तुमने अपने चेहरे पर। लेकिन तुम्हारे चेहरे से पर्दा हट गया है, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना सामान लो और यहाँ से निकल जाओ। मैं और तुम्हें अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं आर्या से नफरत से कह रहा था। आर्या हैरान थी। मैंने बिस्तर पर कुछ तस्वीरें फेंकी थी, जिन्हें देखकर आर्या हैरान रह गई थी। उसकी बर्बादी के सबूत किसने मुझे दिए थे? वह कह रही थी ये सब झूठ है, ये तस्वीर मेरी नहीं है। मैंने जो कुछ आपसे कहा था वह सब सच था। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। आर्या सर झुकाकर बस इतना ही कह सकी थी, मैंने कहा वो सच था या झूठ मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन मुझे तुम्हारी मक्कारी और होशियारी पर हैरत हो रही है कि कोई लड़की कैसे मुझे बेवकूफ बना सकती है। तुम्हारे मासूम चेहरे के पीछे तुम्हारा गंदा किरदार छुपा होगा, ये मैं सोच भी नहीं सकता था। सब घर वाले शादी में गए हुए हैं, इसलिए जो तुमने अपना सामान लेना है वह लो और यहाँ से चलती बनो। अपने घरवालों को मैं खुद जवाब दे दूंगा। कोई भी सवाल पूछेगा तो मेरे पास उनका जवाब होगा। तुम उनके आने से पहले यहाँ से निकल जाओ। और बेइज्जती सहने की हिम्मत आर्या में नहीं थी। वह पहले ही बड़ी मुश्किलों का शिकार थी। मैं उसका इंतजार कर रहा था कि वह कब सामान लेकर यहाँ से निकलती है। मैं जेबों में दोनों हाथ डाले खड़ा था। देर की तो मैं उसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगा। आर्या ने खामोशी से अपने काले रंग का बैग निकाला था। वह जानती थी कि इस वक्त अगर वह अपनी सफाई भी देना चाहे तो वो सब मुझे झूठ लगेगा, इसलिए वह कुछ नहीं कहना चाहती थी। खामोश आंखें थी, लेकिन उसने अपने आंसू छुपा लिए थे। अपने बैग में वह पुराने कपड़े और जो थोड़ा बहुत सामान वह घर से लेकर आई थी वही रखने लगी, और कुछ भी बैग में नहीं रखा था। आर्या जैसे ही बैग उठाने लगी मैंने आवाज लगाई और वो मेरी आवाज पर रुक गई। मैंने कहा, ये लो, ये पैसे रख लो, ये तुम्हारी उन 3 रातों की कीमत है जो तुमने मेरे साथ गुजारी है। तलाक के कागजात में तुम्हें जल्दी ही भेज दूंगा। ये समझ लो कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता था ही नहीं, इसलिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। मैंने नोटों की 3 मोटी मोटी गड्डियां आर्या के सामने रखी थी। आर्या ने उन नोटों को नजर उठाकर भी नहीं देखा था।
अभी कुछ देर पहले ही तो वह तैयार हुई थी। गुलाबी रंग का हल्का सा सूट पहने, हाथ में 2-3 चुड़िया डाल ली थी और होठों पर लिपस्टिक। लेकिन वो नहीं जानती थी कि रात की भयानक खामोशी उसको खुशियां निगलने को तैयार है। उसने खामोशी से कांधे पर बैग डाला और कमरे से निकल गई। मैंने उस पर गुस्से से नजर डाली थी, तभी अचानक मेरे मोबाइल पर मैसेज की आवाज आई थी। आदित्य का वॉइस मैसेज था। मैं वहीं पर खड़ा खड़ा उसका मैसेज सुनने लगा। समीर, मेरी बात ध्यान से सुना। देखो, मुझे किसी ने बताया है कि नैना तुम्हें और आर्या को अलग करने के लिए कोई चाल चलने वाली है। उसने कोई झूठी तस्वीर बनवाई है। मुझे उसके घर काम करने वाली नौकरानी के बेटे ने बताया है, इसलिए उसकी भी घटिया साजिश का शिकार होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को बचाकर रखो इस 2 नंबर औरत से। मैं 2-3 दिन बाद आ रहा हूँ, तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। आकर मेरे ऊपर जैसे पहाड़ गिर गए थे। मैंने सोचा, तो क्या ये सारा ड्रामा नैना ने रचाया था? उसने ही सारी झूठी तस्वीरें दी थी आर्या की। अगर ये सब झूठ था तो मैंने आर्या को घर से क्यों निकाल दिया? काश आदित्य का मैसेज 2 मिनट पहले आ जाता तो। मैं पागलों की तरह बरसती बारिश में आर्या की तलाश करने के लिए भागा था। सिर्फ 2 मिनट का खेल था, लेकिन इस 2 मिनट के खेल में 2 लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई थी। चौकीदार बाबा, आर्या कहाँ गई है? किस तरफ? मैंने पागलों की तरह पूछा था। चौकीदार बाबा परेशान होकर कहने लगे, वो तो राइट साइड गई है। समीर साहब, बरसती बारिश में मुझे कोई होश नहीं था। मैं बस आर्या को तलाश करना चाहता था। वो ये से अंधेरे में जाकर गायब सी हो गई थी। ना जाने वो कहाँ चली गई थी। अब वो दोबारा मुझे मिलेगी भी या नहीं? दोनों हाथों में सर थामे बारिश में खड़ा मैं आंसू बहा रहा था। 1 महीने पहले मैं गाड़ी में बैठा आदित्य का इंतजार कर रहा था। वो सामने रेस्टोरेंट से खाना पैक करवाने गया था, क्योंकि हम दोनों को ही भूख लग रही थी। हम उस शहर में एक बिजनेस मीटिंग के लिए आए थे। यहाँ पर मैंने एक फ्लैट खरीद रखा था, क्योंकि अक्सर ही हमारा इस शहर में आना जाना लगा रहता था। हम जब भी आते थे उसी फ्लैट में रुकते थे। मीटिंग से निपटकर अब हमें सीधा फ्लैट पर जाना था, लेकिन हम दोनों को ही बहुत तेज भूख लग रही थी, इसलिए रास्ते में रेस्टोरेंट देखने पर मैंने गाड़ी रोक ली थी। आदित्य ने आधा घंटा लगा दिया था वक्त गुजारने के लिए। मैं मोबाइल देखने लगा, लेकिन अचानक ही कोई गाड़ी के शीशे पर झुक गया था। मेरी मदद करो प्लीज, मेरी मदद करो, मुझे छुपा लीजिए इस गाड़ी में, वरना वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। ये कहते के साथ ही उसने जबरदस्ती गाड़ी के पीछे सीट का दरवाजा खोल लिया था और अंदर बैठ गई थी। काले रंग के दुपट्टे में लिपटी हुई वो पिछली सीटों में छुप गई थी। मैं हैरान था कि आखिर ये लड़की कौन है और ये इतना क्यों रो रही है। वो लड़की बहुत डरी हुई थी और बहुत रो भी रही थी। उससे ठीक से सांस भी नहीं आ रही थी। उसका दिल बहुत जोर से धड़क रहा था और सच में उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। वो पूरी तरह से गाड़ी की पीछे की सीटों में चुपकर बैठ गई थी और मैं गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। तभी मेरी नजर थोड़ी दूर खड़े हुए 2 आदमियों पर पड़ी थी। शक्ल से दोनों ही गुंडे लग रहे थे। सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह थी कि उनके हाथों में पिस्तौल थी। वो दोनों अपनी नजरों से इधर उधर देख रहे थे, जैसे किसी को ढूंढ रहे हो। मुझे सारी कहानी समझ में आने लगी थी। कुछ ही देर बाद हाथों में पिस्टल छुपाए एक आदमी मेरे पास आया था। वो मुझसे पूछने लगा, क्या आपने एक लड़की को देखा है? काले रंग के कपड़े पहने हुए है, इस तरफ से ही गुजर कर गई होगी। आदमी बेचैनी से मुझसे पूछ रहा था। मैंने अपनी तीखी नजरें उन पर गाड़ी थी और कहने लगा, पहले तो खुले आम सब में यूं पिस्टल लेकर खड़े होना बहुत बड़ा जुर्म है। मिस्टर हुलिया से आप कोई गुंडे लग रहे हैं। लगता है किसी लड़की को किडनैप करने आए हैं। मेरे सख्त लहजे पर वो आदमी घबराकर भाग गया था। 15 मिनट बाद ही वो दोनों आदमी वहां से गायब हो गए, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि मैं उन पर शक कर रहा हूं। वो लड़की डर के मारे अभी तक गाड़ी की पीछे की सीटों में छुपकर बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद आदित्य चला आया। गाड़ी का सामने वाली सीट का दरवाजा खोलकर बैठ चुका था और कहने लगा, उफ, इतनी भीड़ थी, ऐसा लग रहा था सब औरतों ने अपने पति को रेस्टोरेंट में भेज दिया था कि जाओ, हमारे पकाने का मूड नहीं, आज बाहर से खाना लेकर आओ। मेरी तो बारी ही नहीं आ रही थी। आदित्य मुन्ना बना कर कह रहा था और मैं गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। मैं खामोश था। मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दी थी। वो लड़की अभी तक वहीं पर छुप कर बैठी थी। जैसी ही गाड़ी शुरू हुई थी वो भी पीछे की सीट पर बैठ चुकी थी। तभी आदित्य की नजर शीशे से उस लड़की पर पड़ी थी। एकदम ही उसके मुंह से चीख निकल गई थी, चुड़ैल चुड़ैल, समीर गाड़ी रोको, हमारी गाड़ी में चुड़ैल है। वो बिल्कुल डरने की एक्टिंग करने लगा था। मैंने कहा, चुप हो जाओ, कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक लड़की है, जीती जागती लड़की। आदित्य का मजाक उड़ाते हुए बड़े आराम से कह रहा था। आदित्य एकदम ही पलटा था। काले दुपट्टे से चेहरा छुपाए वह लड़की पीछे बैठी बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैंने कहा, मिस, आपको कहाँ जाना है? मुझे अपना पता बताइए, मैं आपको आपके घर के सामने उतार दूंगा।
वैसे भी आधी रात को यूं सड़कों पर घूमना फिरना लड़कियों पर नहीं जचता, तभी तो आप ऐसी मुश्किलों में पड़ते हैं। मैं उससे सख्ती से कह रहा था। आदित्य की हैरान था कि आखिर यह लड़की कहाँ से आई है गाड़ी में, और मैंने उसे अपनी गाड़ी में क्यों बिठाया है। तभी वह लड़की बोली, आपका एहसान है मुझ पर, आपने मुझे उन गुंडों से बचा लिया। अब मुझे पर एक मेहरबानी और कर दीजिए, आप मुझे किसी अनाथालय या शेल्टर होम में छोड़ दीजिए। आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। अगर मैं घर गई तो वह लोग मुझे फिर से ले जाएंगे, वह लड़की घबराई आवाज में कह रही थी। मैं खामोश था। आदित्य भी हैरान था कि आखिर ये क्या मामला है। फिर आदित्य चुप हो गया और सोचने लगा कि ऐसा लग रहा है ये मामला गाड़ी में हल नहीं होगा, लेकिन फ्लैट में तो हम दोनों अकेले रहते हैं, क्या उसे अपने साथ लेकर जाएंगे। थोड़ी ही देर बाद हम अपने फ्लैट पर पहुंच चुके थे। वह लड़की भी हमारे साथ ही थी और इस नई जगह को देखकर वह बड़ी परेशान लग रही थी। लड़की कहने लगी, क्या यहाँ पर है वह शेल्टर होम जिसमें आप मुझे छोड़ गए। वो बड़े शांत अंदाज में पूछ रही थी। मैंने कहा, नहीं, यह कोई शेल्टर होम नहीं है, हमारा घर है। आपको हम कल वहां छोड़ देंगे जहां पर आप जाना चाहते हैं। अभी फिलहाल आपको यह रात हमारे साथ हमारे फ्लैट में गुजारनी होगी। वो लड़की हैरान होकर बोली, क्या? कभी नहीं, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूं। मैं इतनी मुश्किल से अपनी इज्जत बचाना चाहती हूं। रात को सड़क पर भटकी फिर रही हूं और आप इतने आराम से कह रहे हैं कि मैं ये रात आप दोनों के साथ गुजारूं। आपको शर्म आना चाहिए। उस लड़की के मुंह में जो आ रहा था वो बस बोले चली जा रही थी। तभी मैंने उससे गुस्से से बोला, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? एक तो यहाँ भलाई पर जमाना ही नहीं है। मिस, आपकी इज्जत बचाकर ही मैं आपको अपने साथ यहाँ इस फ्लैट में लेकर आया हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों आपसे कोई फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन मेरा ख्याल था यूं रात को किसी भी जगह पर जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैं सुबह होते ही आपको छोड़ दूंगा जहाँ होते हैं। तुम वहाँ जा सकती हो। आज आपको इस फ्लैट में रुकना पड़ेगा जहाँ पर हम दोनों रहते हैं। अगर आपको हम दोनों पर भरोसा है तो हमारे साथ चलिए, वरना वो रास्ता साफ पड़ा है, चली जाइए, ताकि वह दोनों गुंडे फिर से आपको वापस अपने साथ ले जाएं। मैंने उस लड़की को खबरदार कर दिया था। अब वह लड़की कुछ परेशान से हम दोनों को देख रही थी कि लड़की ने हम दोनों के पीछे कदम बढ़ा दिए थे। फ्लैट का ताला खोलकर आदित्य खाना लेकर सीधा किचन में चला गया था और मैं सोफे पर बैठ गया था। लेकिन वो लड़की अभी तक दरवाजे पर खड़ी थी। हम दोनों खाना खाने लगे तो उसे भी खाने की ऑफर करी, लेकिन अभी तक नजरें झुकाए वह लड़की ऐसी ही खड़ी थी जैसे उसे कोई सजा दी गई हो। आदित्य ने कहा, अब बताओ क्या मामला है। इस लड़की का यार तुम भी हद करते हो। किसी भी लड़की को तुम अपने घर पर ही उठा कर ले आए हो। कौन है ये लड़की? कोई मर्डर वगैरह का मामला हुआ तो हम दोनों भी फंस जाएंगे। आदित्य बहुत परेशान हो रहा था। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। मैंने कहा, तुम तो बहुत डरपोक हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, देखने में तो बहुत सीधी लड़की लगती है। ऐसा लगता है ये लड़की किसी बहुत बड़ी मुश्किल में है, शायद अपने घर से भाग कर आई है। अब ये हमें कुछ नहीं बताया तो मैं इसे सुबह किसी शेल्टर होम में छोड़ दूंगा। हमारी बातें पूरी होने के बाद आदित्य वॉशरूम में चला गया था फ्रेश होने के लिए, और मैं वहीं खड़ा होकर खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगा। तभी उस लड़की का ख्याल आया और मैं अपने कमरे का हल्का सा दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगा। वो लड़की सोफे पर अपना सर घुटनों में दिए हुए बैठी थी। शायद वो वही बैठे बैठे सो गई थी। मैंने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला और बाहर आया तो अचानक हल्की सी आवाज पर ही उस लड़की की आंख खुल गई। वो डरी हुई नजरों से चारों तरफ देखने लगी। वो बहुत डरी हुई लग रही थी। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और वो बहुत डर गई है। अब जाकर मैंने उसका चेहरा देखा था। सच में वो बहुत खूबसूरत थी। गोरी चिट्ठी और ऊपर से काले रंग का दुपट्टा अपने इधर उधर लपेट रखा था। पैरों में नाजुक सी चप्पलें थी और आम से कपड़ों में भी बहुत खास लग रही थी। वो लड़की किसी ऐसे वैसे घराने की नहीं लग रही थी। वो लड़की किसी ऐसे वैसे घराने की भी नहीं लग रही थी। बहुत अच्छे खानदान से लग रही थी। कहीं से भी यह नहीं लग रहा था कि वह किसी गरीब घराने से है। ना जाने उसके साथ ऐसे क्या परेशानी होगी। तभी मैं उसके सामने गया क्या और नरमी से कहने लगा, अगर सोना है तो दूसरे कमरे में जाकर आराम से सो जाओ। सुबह होते ही मैं तुम्हें किसी शेल्टर होम में छोड़ दूंगा। फिक्र करने की जरूरत नहीं है और हम दोनों पर यकीन करो, जिस तरह भरोसा करके हमारी गाड़ी में बैठकर यहाँ तक आई हो उसी तरह ये रात भी गुजार लो। तुम्हें हम दोनों से डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। सुबह को तुम जहाँ कहोगे मैं तुम्हें वहाँ छोड़ दूंगा। मैं उससे बहुत नरमी से बात कर रहा था। मैं खुद भी अपने ऊपर था कि कैसे बात करते हुए मेरे लहजे में इतनी नरमी आ गई। वो लड़की सच में बहुत मासूम और सीधी साधी लग रही थी। वो लड़की कहने लगी, नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ, बस रात ही तो गुजरनी है, गुजर जाएगी ये रात। आप कमरे में जाकर सो जाइए, मैं यहीं पर ठीक हूँ।
उसकी आवाज बहुत ही हल्की और बहुत प्यारी थी। तभी मैंने नरमी से कहने लगा, अच्छा वह लोग कौन थे जो तुम्हारे पीछे पड़े थे? उनके हाथों में पिस्तौल भी थी। क्या कोई मर्डर वर्डर का मामला है? मेरे मुंह से ये बात सुनते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह कहने लगी कि वो गीता बाई के आदमी थे। वह मुझे अपने साथ जबरदस्ती लेकर जाना चाहते थे क्योंकि मुझे गीता बाई को बेच दिया गया था। लेकिन मैं किसी की कीमत पर अपनी इज्जत का सौदा नहीं करूंगी। लड़की की आंखों में आंसू थे। मैंने पूछा, कौन गीता बाई और तुम्हारा सौदा किसने किया था? मैं बहुत परेशान था। वह कहने लगी, मेरे चाचा का बेटा। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे डैडी की मौत हो गई थी। उसने धोखे से सारी जायदाद अपना नाम कराव ली और मुझे भी धमकियां देने लगा कि मैं जबरदस्ती सारे डॉक्यूमेंट पर साइन करके डैडी की दौलत उसके नाम कर दूं। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसने मुझे 3 दिन तक कमरे में बंद करके रखा और फिर चौथे दिन वह मुझसे शादी करने लगा। लेकिन मैं जानती थी कि वह शादी नहीं थी, वह एक धोखा था। हकीकत में तो वह लोग मुझे खरीदने आए थे क्योंकि मैंने उनकी बातें सुन ली थी। मेरे चाचा के बेटे ने गीता बाई को बुलाकर उनसे मेरा सौदा कर दिया और फिर मुझसे यह कहकर कि वह मुझसे शादी करेगा, गीता बाई के हवाले करने चला गया।